वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 2 जो था हमारा वर्क एनर्जी पावर का डिटेल से हम लोग क्या किए थे, स्टडी किए थे। उसी में से आप लोगों का कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर चैप्टर 3 कब अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर 3 जो हमारा मशीन है इसका डिटेल से हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये जो मशीन वर्ड आता है ना, तो ये मशीन वर्ड जैसे कि व्हाट इज मशीन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैं आर्गूमेंट्स करता हूँ व्हाट इज मशीन। तो एक मूवी जो है आज के जनजी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक मूवी है जिसको हम लोग 3 इडियट कहते हैं, उसका सीन एक याद आ जाता है। 3 इडियट जो है जिसमें आमिर खान, रणछोड़ दास, श्यामादास चांचड़ और उसका ओरिजिनल नाम सुनसुक वांगड़ू है। तो उसी में उसको क्लासरूम में प्रोफेसर पूछते हैं व्हाट इज मशीन, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन कहा था मशीन्स के लिए, ठीक है। पेन का निप से लेकर के पैंट का जिप तक हर जगह मशीन है सर, सारे जगह मशीन से घिरे हुए हैं, पूरा एकदम कॉमेडी हो जाता है क्लास में, ठीक है। तो ये मूवी एक्चुअली में अभी जो हमारा कांग्रेस जनता पार्टी जो है, ठीक है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है। तो हमारे उसी में अभी लगभग 24 डेज का सोनम वांगचुक सर ने अनशन किए थे, ठीक है, जिसके कारण अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर था उनको इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, तो ये जो 3 इडियट मूवी है हमारा सोनम वांगचुक सर के लिए बना हुआ, ग्रेट, ही इज़ ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं मेरे भाई, ठीक है। और वो बहुत ही नेक काम किया हमारा देश के लिए, ठीक है। वैसे आदमी का देश में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसी से देश चलता है। याद रखिएगा उनका जो रिसर्च है हमारे देश के लिए बहुत काम आ रहा है, खास करके अभी मिलिट्री के लिए भी काम आ रहा है। तो वो जो मूवी था 3 इडियट में मशीन का जो डिफिनेशन दिया गया था बड़ा ही कॉमेडी अंदाज में था। तो हम भी आपको बता रहे हैं उसी तरह से सिंपल अंदाज में मशीन का डिफिनेशन। जैसे कि कोई भी डिवाइस, कोई भी आड़ा टेढ़ा सीधा लंबा नाटा मोटा, ठीक है, कोई रॉड या कोई लीवर हो, ठीक है, जिसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे लगा दो तो उस डिवाइस से एक बिगर एंड बिगर वर्क डन हो जाता है। वर्क क्या हो जाता है? डन हो जाता है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं। मतलब किसी एक पॉइंट पे फोर्स लगा तो दूसरा पॉइंट पे लार्जर वर्क डन होकर के बाहर निकल जाएगा। ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो चलिए मशीन का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मशीन का डेफिनेशन है पहले समझिएगा। ए मशीन इज अ डिवाइस, ए machine is a device, a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force at a convenient point and in a desired direction or by which we can obtain a gain in speed that is called machine। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? मशीन कहते हैं। तो ये मशीन का एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला? मशीन एक आड़ा टेढ़ा सीधा नाटा मोटा लंबा छोटा कोई भी चीज हो सकता है। पेचकस हो गया, जैसे ये माइक हो गया, ये भी हमारा मशीन है। देखिए कैसे हो रहा है मशीन, ये भी हमारा एक मशीन है। जैसे कि हमारा जो साउंड एनर्जी है इसको ये इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इसको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बना रहा है, ठीक है, चाहे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बना रहा है और उसको कैमरा में ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि ये कॉर्डलेस है। तो कहीं ना कहीं ये भी मशीन है। ये जो मार्कर है, ये मार्कर, इससे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हाथ से लिखूंगा तो लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा, ऐसा स्मूथ फाइन, ठीक है। मतलब अगर कलर को हाथ में अंगुली में ले लें और ऐसे करेंगे तो लिखाएगा, लेकिन मोट ढोंड साफ जिसमें लिखाएगा, ठीक है। तो ये हाथ तो मशीन नहीं हुआ, लेकिन इसमें कितना सुंदर राइटिंग के साथ अपना लिख रहा है, एकदम एक जैसा थिकनेस के साथ लिख रहा है। तो ये जो मार्कर है ये भी हमारा एक क्या है?
मशीन है। मतलब जो है सिंपल सा बात है, जो 3 इडियट का जो डायलॉग था क्लासरूम का, पेन का निप से लेके पैंट का जिप तक हमारा चारों ओर मशीन से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब मशीन जो होता है पेन का, हाँ तो पेन का जिप मशीन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हंसता है गधा कहीं का, मशीन पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, आप भी क्या ध्यान देना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो मशीन में अगर देखा जाए कोई भी मशीन में तो कुछ पार्टिकुलर टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान देना, ये मान लो एक मशीन है, मशीन को सिंपल एक लाइन से दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक मशीन है, ये एक रॉड है हमारा, मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रॉड है, पहले समझिएगा, ये हमारा एक क्या है, रॉड है। ये हमारा एक क्या है, रॉड है, जो हमारा एक तरह का मशीन है, ठीक है। ये हमारा क्या, एक तरह का मशीन है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको फॉलकर्म कहते हैं, एफ। यहाँ पे मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये एफर्ट, और यहाँ पे ये वर्क डन हो रहा है, मतलब लोड। और ये जो डिस्टेंस है, ये एफर्ट आर्म है फॉलकर्म से, और ये जो डिस्टेंस है हमारा लोड आर्म है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर इंपॉर्टेंट टर्म की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो लोड आता है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है हमारा, लोड आता है। लोड, लोड इसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, लोड। तो देखो, रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स ओवरकम बाय द मशीन, द रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स, द रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स ओवरकम बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, लोड कहते हैं। मतलब यहां पे लिख सकते हैं द रेजिस्टिव, द रेजिस्टिव, द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम, टू बी ओवरकम बाय ए मशीन, बाय ए मशीन, बाय ए मशीन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड। तो लोड जो होता है वन काइंड ऑफ वेट फोर्स होता है। ये हमारा लोड वन काइंड ऑफ वेट फोर्स, ये हमारा एक तरह का फोर्स होता है। तो इसका जो लोड का जो एसआई यूनिट होगा वो न्यूटन होता है। लोड का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन। तो लोड वन काइंड ऑफ फोर्स होता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे फोर्स लगाए तो इस पार्ट पे आपका वर्क डन होगा, ठीक है ना। तो ये लोड भी वन काइंड ऑफ वेट फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं लोड इज ए वन काइंड ऑफ वेट फोर्स, लोड इज ए, लोड इज अ वन काइंड्स ऑफ वेट फोर्स, वेट फोर्स। तो भाई एसआई यूनिट ऑफ लोड क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ लोड। तो वेट फोर्स है, मतलब इसको हम लोग न्यूटन कह सकते हैं, और हम लोग क्या कह सकते हैं, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स कह सकते हैं। न्यूटन या केजीएफ के नाम से इसको जानते हैं। केजीएफ मतलब मूवी मत समझ लेना, ठीक है ना। केजीएफ आया है साउथ का एक मूवी, ठीक है ना। केजीएफ का मतलब होता है यहाँ पे किलोग्राम फोर्स, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूटन कह सकते हैं। तो ये हमारा लोड की बारी हुई, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है यहाँ पे, सेकंड नंबर पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं एफर्ट। एफर्ट, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो देखो, लोड जो होता है अपोजिंग और रेजिस्टिव फोर्स होता है, और एफर्ट क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, नहीं कहते हैं एफर्ट लगा लो रे, तो रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो पढ़ाई में एफर्ट लगा बोलते हैं। तो बोर्ड का एग्जाम में रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट जो आया वो हमारा लोड हो गया। और तुमने एफर्ट लगा के एग्जाम लिखा, मतलब अपना ताकत अप्लाई किया, तब तुम्हारा आउटकम बाहर आया, मतलब वो रेजिस्टिव हुआ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसको कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन ओवरकम टू लोड इज कॉल्ड, ओवरकम बाय ए मशीन होगा, ओवरकम बाय ए मशीन इज कॉल्ड एफर्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहां पे इसको कह सकते हैं इस जगह पे द फोर्स अप्लाइड, फोर्स सॉरी, द फोर्स अप्लाइड on machine, for the force applied on machine to overcome by a machine
by a machine is called effort, is called effort। तो बेटा एफर्ट भी जो है ना वन काइंड ऑफ वेट फोर्स ही होता है, इट इज वन काइंड ऑफ, एफर्ट इज वन काइंड ऑफ फोर्स, एफर्ट इज वन काइंड ऑफ फोर्स। ये हमारा एक तरह का फोर्स ही होता है, एफर्ट हमारा क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही होता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ एफर्ट, अगर एफर्ट का एसआई यूनिट की बात करें तो ये जाएगा न्यूटन और केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फलक्रम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फलक्रम, ई वाला एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फलक्रम की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट हमारा थर्ड नंबर जो है मशीन में फलक्रम होता है, फलक्रम, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, फलक्रम। तो कोई भी सिंपल मशीन, ठीक है, कोई भी मशीन या कोई भी सिंपल मशीन फ्रीली मूविंग एट पार्टिकुलर पॉइंट, एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे वो फ्रीली मूव कर सकता है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, तो एनी सिंपल मशीन, एनी सिंपल मशीन, एनी सिंपल मशीन फ्रीली मूविंग एट particular point, freely moving at particular point, this particular point is called fulcrum, this particular point is called fulcrum। तो मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो डेल्टा साइन आपको दिखाया गया है ना इस जगह पे, तो इस पॉइंट पे ये मशीन फ्रीली अपना चारों ओर, मतलब कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो, अपना उस पॉइंट पे वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं एफर्ट आर्म। क्या कहते हैं मेरे भाई, एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म जो होता है हमारा डीई होता है, एफर्ट आर्म हमारा क्या होता है, डी। तो व्हाट इज एफर्ट आर्म, तो एफर्ट आर्म की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफर्ट आर्म में, जैसे कि देखो डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, ये जो डिस्टेंस है ये है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट आर्म कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम is called effort arm, is called effort arm। इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इसको एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इसको हम लोग फलक्रम कहते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मशीन में ये जो एफर्ट पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फलक्रम पॉइंट तक, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, जिसको डीई से इंडिकेट करना है, ये हमारा क्या है, एफर्ट आर्म है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोड आर्म का है। किसका, हमारा लोड आर्म का है, जो हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोड आर्म, जिसको हम लोग डीएल कहते हैं। लोड आर्म मतलब डीएल। तो देखो यहाँ पे लोड आर्म की अगर बात करें, लोड आर्म का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो फलक्रम पॉइंट है और यहाँ लोड पॉइंट का जो बिटवीन डिस्टेंस है, ई वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, फलक्रम से लोड पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, लोड आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लोड आर्म कहते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, इस जगह पे डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड is called लोड आर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट इसका भी मीटर होगा,
इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, मीटर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारा निकल करके आता है, तो ये बेसिक जो होता है कोई भी सिंपल मशीन में, अगर देखा जाए कोई भी सिंपल मशीन में, तो बेसिक जो पॉइंट आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका लोड आएगा, ठीक है, सेकेंड एफर्ट आएगा, थर्ड फुलक्रम आएगा, और फोर्थ हमारा एफर्ट आर्म, और फिफ्थ हमारा लोड आर्म होता है। लोड जो होता है वो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो मशीन्स पे डेवलप होता है, जो एफर्ट के कारण होता है। एफर्ट ये हमारा अप्लाइंग फोर्स होता है, ठीक है। फुलक्रम इस पॉइंट पे कोई भी मशीन फ्रीली मूव कर सकता है। एफर्ट आर्म, एफर्ट और फुलक्रम के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं। लोड आर्म, फुलक्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, जिस टर्म का नाम है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अब हमारा जो 6 नंबर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग मैकेनिकल प्रॉफिट भी कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉफिट, मैकेनिकल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल प्रॉफिट की अगर बात करें, या मैकेनिकल प्रॉफिट, मैकेनिकल प्रॉफिट की अगर बात करें, तो क्या होता है मैकेनिकल प्रॉफिट, इस चीज को समझिए पहले यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज या मैकेनिकल प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉफिट एज वेल एज मैकेनिकल एडवांटेज। इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट, load and effort, the ratio of load and effort is called mechanical advantage, mechanical advantage or mechanical profit, mechanical profit। मतलब लोड और एफर्ट का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग शॉर्टकट में एमए कहो, अच्छा मैकेनिकल प्रॉफिट को एमपी कहो, ये दोनों हमारा सेम ही होता है, बातों को समझ लेना, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम होता है। मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट होगा, लोड बाई एफर्ट होगा। मतलब यहाँ पे आसान भाषा में कहा जाए तो एम ए इक्वल्स टू एल बाई ई, एम ए इक्वल्स टू एल बाई ई होगा, ठीक है। एम ए इक्वल्स टू एल बाई ई होगा ना मेरे भाई। अगर इसी चीज को अगर परसेंटेज में इंडिकेट किया जाए, किसमें, जैसे कि एम ए परसेंट, जैसे ही हम लोग एम ए परसेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल बाई ए, सॉरी एल बाई ई इंटू 100% में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर परसेंट अगर मैं निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, तो कुछ नहीं, उसको फिर जो रेशियो आएगा उसको 100 से इंटू कर दो। अब यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। एमए की अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्केबल पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लोड बाई एफर्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, लोड ग्रेटर देन एफर्ट होगा, ग्रेटर देन एफर्ट, मतलब इसको कह सकते हैं दैट इज लोड ग्रेटर देन एफर्ट, लोड ग्रेटर देन एफर्ट। तो यहाँ पे जो एम ए होगा, एम ए जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और एम ए जो होगा मोर देन 100% होगा, मोर देन क्या होगा, 100% होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर जब भी लोड हमारा हायर होगा तो एम ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एम ए का वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन 100% होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड केस जो निकल के आ रहा है, लोड लेस देन एफर्ट, लोड लेस देन एफर्ट, मतलब हमारा लोड छोटा रहेगा एफर्ट से, लोड अगर छोटा रहेगा एफर्ट से तो स्मॉलर होगा, मतलब लोड हमारा स्मॉलर अगर होगा, लोड हमारा क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ऐसे कंडीशन में जिसका एम ए आएगा वो लेस देन 1 होगा, और एम ए जो होगा वो परसेंटेज में लेस देन 100% होगा, लेस देन क्या होगा मेरे भाई, 100% होगा। मतलब अगर एफर्ट का वैल्यू ज़्यादा आ जाए, सिंपल सा बात है, तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हमारा 100% से नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे अगर हमारा लोड इक्वल्स टू एफर्ट अगर आ जाता है, लोड इक्वल्स टू एफर्ट मतलब L इक्वल्स टू अगर E आ जाता है, L इक्वल्स टू E आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में Ma का जो वैल्यू होगा इक्वल टू 1 और Ma इक्वल्स टू 100% होगा। अब यहाँ पे समझिए कहानी ठोको, तो कौन सा सिंपल कोई भी मशीन जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा आएगा वही अच्छा होगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो लार्जर एंड लार्जर वर्क विल बी डन होगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है कि वैसे सिंपल मशीन हमारे लिए बेस्ट होगा जिसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 100 और मोर देन 100 होगा, ठीक है। इक्वल टू 100 और मोर देन 100 होगा, तो उसमें हमको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा और वर्क डन ज़्यादा होगा, लेकिन वर्क आउटपुट जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। और अगर हमारा Ma का वैल्यू लेस देन 1 होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दोगे तो थोड़ा सा कोई काम होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया तो थोड़ा सा काम अगर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में Ma का वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। Ma का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी मशीन बेस्ट तभी होगा जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ एफर्ट हो और लार्ज अमाउंट ऑफ लोड को मैंने क्या कहते हैं आउटपुट एग्जीक्यूट कर दे, तो वैसे सिंपल मशीन हमारे लिए बेस्ट मशीन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरे भाई सिंपल जानकारी, अभी इसको पहले नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज में हम लोगों ने देखा जिसमें Ma ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 लोड ग्रेटर देन एफर्ट होता है तो उसका Ma ग्रेटर देन 1 आता है। लोड लेस देन एफर्ट आता है तो वैसे कंडीशन में Ma लेस देन 1 आता है, और लोड इक्वल्स टू एफर्ट आता है तो Ma का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। अब Ma मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट टर्म आपका निकल के आता है वेलोसिटी रेशियो। क्या निकल के आता है हमारा, वेलोसिटी रेशियो मशीन में, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो को VR कहते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को अगर समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को समझना होगा और वेलोसिटी ऑफ लोड को समझना होगा, उसके बाद ही आपका वेलोसिटी रेशियो डिफाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर वेलोसिटी रेशियो जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर से 6 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 5 6 7 होगा। ये पॉइंट नंबर हमारा क्या है, 7 है। ये पॉइंट नंबर 7 है जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो में इसमें A नंबर पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को हम लोग VE कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को VE कहते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एफर्ट आर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफर्ट आर्म इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट होगा। वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, एफर्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एफर्ट आर्म की बात कर रहे हैं तो एफर्ट आर्म हमारा डी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि हमारा जो VE होगा वो हमारा क्या होगा, DE/T, DE/T, ठीक है। यहाँ पे DE जो है ये एफर्ट आर्म है, DE हमारा क्या है, एफर्ट आर्म है, और T हमारा टाइम है, चेंज होने में कितना टाइम लगा है इस टाइम की बात कर रहा है हमारा, ठीक है। ये तो हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लोड। नेक्स्ट पॉइंट जो है B नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ लोड जिसको हम लोग VL कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ लोड की अगर बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड आर्म, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड आर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लोड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड आर्म is called velocity of load, is called
वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लोड। मतलब यहाँ पे वी एल इक्वल्स टू डी एल बाई टी, डी एल इक्वल्स टू डी एल बाई टी, जहाँ पे डी एल जो है ये हमारा लोड आर्म है, लोड आर्म है, और टी हमारा टाइम है। सॉरी, तबीयत खराब है मेरा भाई थोड़ा सा, सॉरी। तो वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ लोड में क्या होता है, लोड आर्म बाई टाइम। अब ध्यान देना, तो कोई भी सिंपल मशीन है, बातों को समझिएगा यहाँ पे, इसका क्रेस्ट को आपको बातों को समझाते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से। एक सिंपल मशीन बनाते तो तुम लोग समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये सिंपल मशीन है, ये हमारा क्या है, एक सिंपल मशीन है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक फॉलकर्म है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक फॉलकर्म है, यहाँ पे हमारा एफर्ट है, और यहाँ पे हमारा लोड है। तो ये हमारा जो आर्म है DE, ये एफर्ट आर्म है, और ये हमारा लोड आर्म है। तो मान लेते हैं ये सीसॉ है, ठीक है। तो जितना समय में ये नीचे आएगा उतना ही समय में ऊपर जाएगा। तो इसका जो ऑसिलेशन टाइमिंग होगा लोड का और एफर्ट का, दोनों का तो इक्वल होगा। इसीलिए दोनों में टाइमिंग हमारा सेम है, दोनों में हमारा टाइमिंग क्या देखो यहाँ पे सेम है, इसमें भी टी है और इसमें भी हमारा टी है। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि लोड एफर्ट को चेंज होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में हमारा लोड भी चेंज होगा। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से डिपेंडेबल है, बस समझे, म्यूचुअली एक दूसरे से डिपेंडेबल है। मैंने जितना टाइम एफर्ट के लिए होगा उतना ही टाइम हमारा लोड के लिए भी होगा, ठीक है। इसलिए दोनों का टाइमिंग हमारा एक ही होता है। तो अब हमारा जो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, velocity of effort and velocity of load is called velocity ratio. Velocity ratio is called velocity ratio. The ratio of velocity of effort and velocity of load is called velocity रेशियो। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो को कह सकते हैं VR जो होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पे ले सकते हो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको VR इक्वल्स टू यहाँ पे VE बाई VL होगा, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशनल दिखाते हैं, और इसी को आप लोग कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो VR%, तो इसको हम लोग कह सकते हैं VE बाई VL इंटू 100% कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कंडीशन को समझिए, यहाँ पे 3 कंडीशन है, अभी और आगे हम बताएंगे, पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट ग्रेटर होगा वेलोसिटी ऑफ लोड से, है ना, इसका मतलब है VR ग्रेटर देन 1 होगा। VR क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, VE वेलोसिटी ऑफ एफर्ट लेस देन वेलोसिटी ऑफ लोड होगा, इसका मतलब VR जो होगा वो लेस देन 1 होगा। और यहीं पे VE इक्वल्स टू अगर VL होता है देन VR इक्वल्स टू 1 होता है, VR इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है हमारा उसका वेलोसिटी रेशियो भी ज़्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे वी नो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वी नो ध्यान देना, VE इक्वल्स टू DE बाई टी होता है, एंड VL इक्वल्स टू DL बाई टी होता है। अब इस इक्वेशन में उस चीज़ को पुट कर दो, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो VR इक्वल्स टू, ये मेन फ्रैक्शन है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, DE बाई टी, और यहाँ पे क्या होगा, DL बाई टी, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं DE बाई टी इंटू टी बाई DL। ये टी कट जाएगा, कटेगा ना। मतलब यहाँ पे देखो VR इक्वल्स टू DE बाई DL, यानी एक नया फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, ठीक है।
एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। यहां पे क्या आ गया हमारा, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। सॉरी, सॉरी भाई। तो वी आर इक्वल्स टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म यहां पे, ठीक है। अब ध्यान देना, तो वेलोसिटी रेशियो का एक नया डिफिनेशन भी आ सकता है। द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। इसका एक नया डिफिनेशन लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। ये एक नया डिफिनेशन निकल के आया यहां पे, है ना। ये हमारा एक नया डिफिनेशन निकल करके यहां से आ जाता है। अब देखो इसमें भी कुछ कंडीशनल है, जब कंडीशनल को नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि वेलोसिटी रेशियो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि वी आर जो है हमारा क्या है, डी ई बाई डी एल है हमारा, डी बाई डी एल है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर वी आर परसेंट अगर निकालना है तो इसको हम लोग कह सकते हैं डी ई बाई डी एल इंटू 100, डी बाई डी एल इंटू 100। ये हो सकता है हमारा डी बाई डी एल इंटू 100। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो परसेंटेज में कर सकते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस जगह पे जैसे कि यहाँ पे डी ई ग्रेटर देन डी एल होगा, डी ग्रेटर देन डी एल होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है वी आर ग्रेटर देन 1 होगा और वी आर ग्रेटर देन 100% होगा। वी आर ग्रेटर देन क्या होगा, 100% होगा। इसके बाद ध्यान देना, अगर डी ई लेस देन डी एल होगा, डी ई लेस देन डी एल होगा, तो ऐसे कंडीशन में वी आर लेस देन 1 होगा और है ना, वी आर लेस देन 100% होगा। लेस देन क्या होगा, 100% होगा। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे, जब डी ई इक्वल्स टू डी एल होगा तो ऐसे कंडीशन में वी आर इक्वल्स टू 1 और वी आर इक्वल्स टू 100% होगा। मतलब ये जो कंडीशनल है, कंडीशनल सबको ध्यान में रखिएगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद आता है मेरे भाई वर्क इनपुट। क्या आता है हमारा, वर्क इनपुट आता है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा 7 था ना, 8 नंबर, वर्क इनपुट जिसको हम लोग WIP कह सकते हैं, WIP वर्क, चाहे यहाँ पे वर्क इनपुट लिख दो ना, वर्क, इसको ऐसे लिख सकते हो W इनपुट। तो वर्क इनपुट किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द वर्क डन बाई द मशीन, देखो वर्क डन ऑन द मशीन बाई द एफर्ट, वर्क डन बाई द मशीन बाई द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। जो एफर्ट के द्वारा किया गया कोई भी वर्क हमारा वर्क इनपुट कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द वर्क डन ऑन द मशीन, द वर्क डन ऑन द machine, the work done on the machine by the effort is called work input। तो यहाँ पे एफर्ट के साथ जो किया गया वर्क डन है उसी को हम लोग वर्क इनपुट कहते हैं। मतलब यहाँ पे वर्क इनपुट इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म होगा, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म होगा। मतलब यहाँ पे वर्क इनपुट इक्वल्स टू ई इंटू डी ई होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा
वर्क इनपुट का जो एसआई यूनिट आएगा, तो ये तो एक वन काइंड ऑफ वर्क डन है, तो इसका जो एसआई यूनिट की अगर बात करें, तो एसआई यूनिट की अगर बात करें तो न्यूटन भी न्यूटन मीटर हो सकता है या जूल हो सकता है, न्यूटन मीटर या जूल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क इनपुट निकल गया। इसके बाद वर्क आउटपुट, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है हमारा, वर्क आउटपुट है, नहीं 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट क्या है हमारा, वर्क आउटपुट है, वर्क आउटपुट। तो इसको हम लोग डब्ल्यू आउटपुट कहते हैं। तो वर्क आउटपुट जो होता है, ध्यान देना, वर्क आउटपुट द वर्क डन बाई मशीन, द वर्क डन ऑन द मशीन बाई लोड, लोड के द्वारा जो काम किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पे कह सकते हैं द वर्क डन ऑन द मशीन, द वर्क डन ऑन द मशीन, ऑन द मशीन, machine by the effort is called work output, is called work output। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क आउटपुट कहते हैं। अब ध्यान देना, वर्क आउटपुट इक्वल्स टू, वर्क आउटपुट इक्वल्स टू यहाँ पे लोड इनटू लोड, नहीं बाय द एफर्ट, नहीं बाय द लोड होगा भाई, मेरे भाई यहाँ पे बाय द लोड, द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द लोड, नॉट एफर्ट, सॉरी यहाँ पे लोड होगा। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट इक्वल्स टू लोड इनटू लोड आर्म, लोड आर्म, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू आउटपुट इक्वल्स टू लोड इनटू लोड आर्म। ये भी वन काइंड ऑफ वर्क डन है। तो इसका भी जो एसआई यूनिट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो एसआई यूनिट आएगा वो न्यूटन मीटर और क्या आएगा, जूल आ सकता है, न्यूटन मीटर और जूल आ सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमारा क्या है, वेलोसिटी रेशियो को जानना है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो को जानने से पहले आपको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जानना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एफर्ट आर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफर्ट आर्म इज कॉल्ड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट निकालना है तो हमारा एफर्ट आर्म बाई टाइमिंग होगा, एफर्ट आर्म बाई टाइम होगा। वेलोसिटी ऑफ लोड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड आर्म, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लोड अगर निकालना है तो लोड आर्म बाई टाइम, लोड आर्म बाई टाइम। इसके बाद जो हमारा डेफिनेशन आता है वेलोसिटी रेशियो का, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। मतलब वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान देना, जो वेलोसिटी रेशियो आएगा तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाई वेलोसिटी ऑफ लोड, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को v से इंडिकेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लोड को vl से करते हैं। परसेंटेज लगाना है तो इधर 100 लगा दो। अब ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि vl, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है समझे, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जैसे कि देखो vl है ना, ये सॉरी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जो है, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हमारा लार्जर है वेलोसिटी ऑफ लोड से। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा, ठीक है ना, वीआर का यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वीआर का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, वीआर परसेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 100 होगा। इसमें जो वीआर परसेंट होगा लेस देन 100 होगा, और इसमें वीआर परसेंट इक्वल्स टू 100 होगा। ठीक है, बातों को समझिए। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे 1 है तो इसको 100 से इंटू कर देना है। तो अगर यहाँ पे ये वीआर, अगर हमारा वी अगर ग्रेटर है VL से, वेलोसिटी ऑफ लोड से, यहाँ पर मतलब वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि परसेंटेज में देखा जाए तो हमारा ये 100% से ग्रेटर होगा। अगर V वेलोसिटी ऑफ एफर्ट लेस है तो इसका जो VR होगा 100% से कम होगा। अब V इक्वल्स टू VL, अगर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड दोनों इक्वल है तो इसका VR 100% यानी 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें और वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो ये दोनों जो है हमारा सेम काइंड ऑफ पैरामीटर का रेशियो है। जैसे कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो था लोड बाई एफर्ट था, तो दोनों के दोनों हमारा क्या था, फोर्स बाई फोर्स था, केजीएफ बाई केजीएफ था, चाहे न्यूटन बाई न्यूटन था। तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज का यूनिट होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होगा। उसी तरह से देखो यहाँ वेलोसिटी रेशियो जो है, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब इसका जो यूनिट होगा नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा वेलोसिटी रेशियो का। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो V बाई VL है, यहाँ पर भी क्या है DE बाई DL है। तो दोनों ही कंडीशन में वो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो रहा है। इस कारण से हमारा वेलोसिटी रेशियो का भी
कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट में वेलोसिटी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होगा यहाँ पे। मतलब सिंपल सा बात है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों के दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशन लेस है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है हम लोग वेलोसिटी रेशियो का डिटेल से स्टडी कर लिए थे। तो अब हम लोग का जो पास आता है वो हमारा इफिशिएंसी आता है। क्या आता है? इफिशिएंसी ऑफ सिंपल मशीन्स। ठीक है, थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है मेरा भाई, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तब पर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। इधर भी बैठा हुआ है ये लोग, ठीक है, तो ये लोग का क्लास चल रहा है, थोड़ा सा तबियत आज थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा खांसी भी हो रहा है, बीच बीच में देख ही रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करते हैं आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, नहीं होगा तो बीच में आज ड्रॉप करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलो इफिशियंसी की बात करते हैं, किसका? सिंपल मशीन्स का। तो यहाँ पे ध्यान देना इफिशियंसी। तो हम लोग इफिशियंसी जो होता है, ध्यान देना यहाँ पे जो 10 नंबर पॉइंट है, इफिशियंसी, जिसको हम लोग ईटा से सिंबलाइज करते हैं। किससे सिंबलाइज करते हैं? ईटा से। इफिशियंसी CIENCY होगा, CIENCY इफिशियंसी, जिसको हम लोग ईटा से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, किससे सिंबलाइज करते हैं? ईटा से। तो इफिशियंसी जो होता है, सिंपली ध्यान देना, कोई भी मशीन का इफिशियंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो सिंपल मशीन में जो हमारा क्या आ रहा है, वर्क आउटपुट आ रहा है और वर्क इनपुट आ रहा है। तो इसमें इफिशियंसी को अगर डिफाइन करना है सिंपल लैंग्वेज में, तो द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट, द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट इज कॉल्ड इट्स इफिशियंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं। मतलब यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं। मतलब इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू W आउटपुट बाय W इनपुट। मतलब इसको अगर परसेंटेज में अगर लिखना है, ईटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे W आउटपुट बाय W इनपुट इंटू 100। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो आपका इफिशियंसी निकल गया यहाँ पे। तो कोई भी सिंपल मशीन में ध्यान दीजिएगा, इनपुट वर्क डन इक्वल्स टू आउटपुट वर्क डन। आइडियल मशीन्स में इनपुट वर्क डन बाई आउटपुट वर्क डन हमारा इक्वल होता है, तो हमारा इफिशियंसी 100% आएगा। ठीक है, मतलब क्या आएगा? 100%। तो ये हमारा इफिशियंसी का कहानी था। ठीक है, अगर परसेंटेज में लेना था 100 से। अब ध्यान देना, इसके बाद जो ये हमारा इनपुट आ गया, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेंस इट हैव नो यूनिट एज वेल एज नो डायमेंशन। इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इसको, इफिशियंसी इज ए रेशियो ऑफ सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल quantity, hence it is unitless and dimensionless। ये यूनिटलेस के साथ क्या हो जाएगा हमारा? डायमेंशन लेस भी होगा हमारा। कौन? हमारा इफिशियंसी की बात करते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन
प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी मशीन्स में आउटपुट एनर्जी इक्वल टू द इनपुट एनर्जी, एनी मशीन आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू द इनपुट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मतलब कि आउटपुट एनर्जी जितना है और कितना इनपुट है दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन है। मतलब यहाँ पे इन अ मशीन आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू द इनपुट एनर्जी is called working principle of machine, is called working principle of machine, is called working principle of machine. In a machine output energy is equal to the input energy is called working principle of machine. मतलब यहाँ पे output energy equals to input energy, ये हमारा आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आउटपुट एनर्जी क्या होगा और इनपुट एनर्जी क्या होगा, बात तो को समझिएगा पहले यहाँ पे। तो अगर आउटपुट एनर्जी की अगर बात करें, ठीक है, आउटपुट एनर्जी की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है, वर्क डन एट द लोड पॉइंट, वर्क डन एट द लोड पॉइंट, वर्क डन at the load point is called output energy, मतलब यहाँ पे आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू लोड इनटू लोड आर्म होगा। ठीक है, लोड इनटू लोड आर्म, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद हमारा इनपुट एनर्जी आता है, क्या आता है हमारा, इनपुट एनर्जी आता है। ठीक है, इनपुट एनर्जी क्या होता है, बातों को समझिएगा। तो वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट, वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट इज कॉल्ड इनपुट एनर्जी। इसको कह सकते हैं वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट is called input energy, मतलब एफर्ट पॉइंट पे जो भी वर्क डन होगा, जो डूइंग कैपेसिटी टू वर्क डन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट एनर्जी कहेंगे। मतलब यहाँ पे जो इनपुट एनर्जी आया, ध्यान देना, इनपुट एनर्जी जो आया वो बहुत ही सिंपल आया, ध्यान देना, एफर्ट इंटू एफर्ट आर, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 रिजल्ट्स क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमारा लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, दैट इज कॉल्ड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन। मतलब हम लोग आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, सिंपल मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, क्या कह सकते हैं, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू द एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज कॉल्ड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन। मतलब द प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू लोड आर्म, द प्रोडक्ट ऑफ load and load arm, the product of load and load arm is equal to the product of load and load arm is equal to the product of effort and effort arm is called working principle of simple machine,
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन, इसको हम लोग सिंपल मशीन का क्या कहते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका रिजल्ट आया यहाँ पे, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मशीन है। अब ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो बिटवीन एम ए वी आर एंड इफिशियंसी, मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ईटा एम ए एंड वी आर, रिलेशन बिटवीन ईटा एम ए एंड वी आर, मतलब सिंपल सा बात है, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के आपस में कैसे रिलेटेड है, कोरिलेटेड कैसे है, इसको हमको जानना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? तो देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे देखो इफिशियंसी में हम लोगों ने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट ईटा इक्वल्स टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये हमने पढ़ा अभी थोड़ा देर पहले, देखो यहीं पे है ना हमारा वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, यहाँ पे है ना हमारा। तो भाई जो वर्क आउटपुट है यही हमारा इनपुट एनर्जी है, यही हमारा क्या है, इनपुट नहीं सॉरी, वर्क आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट एनर्जी है, और वर्क इनपुट क्या है हमारा, इनपुट एनर्जी है। मतलब यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी कह सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट में जो वर्क डन हो रहा है उसी को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वर्क डन एट द लोड, मतलब आउटपुट में जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट एनर्जी कर रहे हैं, मतलब कि वर्क आउटपुट ही हमारा क्या है, आउटपुट एनर्जी है, और वर्क इनपुट ही हमारा क्या है, इनपुट एनर्जी है। अब देखो यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू, तो ध्यान देना आउटपुट एनर्जी को हम लोग क्या निकालें, लोड इंटू लोड आर्म निकालें ना मेरा भाई, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को लिख सकते हो, लोड इंटू लोड आर्म डिवाइडेड बाई, इसमें क्या कर सकते हैं, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग कह सकते हैं लोड बाई एफर्ट इंटू लोड आर्म बाई एफर्ट आर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो ईटा इक्वल्स टू लोड बाई एफर्ट इंटू 1 बाई डी बाई डी एल, डी बाई क्या हो जाएगा, डी एल होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है ये आपका एम ए है, देख लीजिए ये आपका एम ए है, और ये हम लोग निकाले हैं वी आर, वेलोसिटी रेशियो निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं ना, थोड़ा देर पहले ही निकाले हैं। अब देखो यहाँ पे, तो इसका हम लोग रिजल्ट्स को अगर देखना चाहें तो ईटा इक्वल्स टू एम ए इंटू 1 बाई वी आर, ईटा इंटू एम ए इंटू क्या हो जाए, एम ए बाई वी आर, मतलब यहाँ पे ईटा इक्वल्स टू एम ए बाई वी आर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी का एक नया डिफिनेशन क्या निकल के आएगा, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ सिंपल मशीन। यहाँ पे एक फिर से निकल के आया हमारा। अब ध्यान देना यहीं पे, अगर इसमें इसको परसेंटेज में निकालना है, ईटा परसेंट, तो हो जाएगा एम ए बाई वी आर इंटू 100 का, तो हमारा किस में निकल जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम ए इक्वल्स टू ईटा इंटू वी आर होगा, एम ए इक्वल्स टू ईटा इंटू वी आर, क्योंकि वी आर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज आपको फाइंड आउट करना है, तो इफिशियंसी में वेलोसिटी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, इफिशियंसी में वेलोसिटी रेशियो को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लिया। अब देखो बता रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं यार, लीवर पढ़ाना था लेकिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, लीवर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाय।